तो चलिए आज बात करते हैं मध्य पूर्व में चल रहे उस संघर्ष की जो सच कहूं तो सुर्खियों से कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, ये सिर्फ एक और जंग की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसी पहेली है जिसके तार ना पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। और देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय का ये बयान ये उस तबाही को दिखाता है जिससे वो पूरा इलाका गुजर रहा है। मतलब वहां सिर्फ जाने ही नहीं जा रही, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और आम जिंदगी वो तो जैसे थम सी गई है। तो चलिए इस कहानी की ना एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले जरा उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो आजकल खबरों में छाई हुई हैं। तभी तो समझ आएगा कि आखिर ये आग इतनी तेजी से फैल क्यों रही है। ये जो संघर्ष है ना, ये तब और भी ज्यादा भड़क गया जब ईरान के सबसे बड़े सबसे टॉप नेताओं को एक एक करके निशाना बनाया जाने लगा। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी बहुत ही खतरनाक रणनीति थी। सोचिए, सर्वोच्च नेता से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों और कमांडरों तक किसी को नहीं बख्शा गया। और इजरायली अधिकारियों ने तो इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि उनकी सेना को ईरानी नेताओं को खत्म करने की खुली छूट दी गई है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। ये आग अब एक जगह तक सीमित नहीं है, नहीं, ये तो फैल चुकी है। और अब एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक मोर्चा खुल गया है। हुआ ये कि जैसे ही हिजबुल्लाह इस जंग में कूदा, दक्षिणी लेबनान एक नया युद्ध क्षेत्र बन गया। और अब इजराइल क्या कर रहा है, वो वहां लितानी नदी के पास एक बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा इलाका जो उसे भविष्य के हमलों से बचा सके। और इस जंग की लपटें वो अब सिर्फ मध्य पूर्व तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को आप समझिए एक ऐसा जबरदस्त झटका लगा है जिससे उभरना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ अचानक हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ये तेहरान की एक बहुत सोची समझी और कह सकते हैं खतरनाक चाल है। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है, पीछे मत हटो, बल्कि हर हमले का जवाब और भी बड़े हमले से दो। तो आइए समझते हैं कि ईरान की इस टकराव की रणनीति का असल मतलब क्या है और ये इतनी खतरनाक क्यों मानी जा रही है। देखिए, ईरान की रणनीति दो तरफा है। एक तरफ तो वो जंग को नए नए देशों में फैला रहा है, इसे कहते हैं क्षैतिज टकराव। और दूसरी तरफ वो अब सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही नहीं बल्कि आम नागरिकों के ठिकानों और ऊर्जा संयंत्रों पर भी हमले कर रहा है, इसे कहते हैं लंबवत टकराव। मतलब मकसद साफ है, पूरे मध्य पूर्व को इतना खतरनाक बना दो कि कोई भी दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचे। और इस रणनीति के पीछे ना एक बहुत ही चतुर आर्थिक सोच भी छिपी है। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं रह गई है, ये अब पैसों की भी लड़ाई बन चुकी है। ईरान की स्ट्रैटेजी है तो है बहुत सिंपल लेकिन कमाल की असरदार है। वो क्या कर रहा है, वो अपने सस्ते और आसानी से बन जाने वाले ड्रोन से दुश्मन के उन हथियारों को तबाह कर रहा है जो बहुत बहुत ज्यादा महंगे हैं। अंदाजा लगाइए, एक अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल की कीमत एक ईरानी ड्रोन से 200 गुना ज्यादा है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें ईरान कम से कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। जब हम एक और परत हटाते हैं ना, तो पता चलता है कि असली लड़ाई तो जमीन पर हो ही नहीं रही। असली लड़ाई तो लड़ी जा रही है ग्लोबल एनर्जी मार्केट में। 20%। बस ये एक नंबर पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का 20% तेल एक बहुत ही संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। इसका नाम है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। और ये रास्ता समझिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, मतलब लाइफलाइन। अगर ये बंद हो गया ना, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थम सकती है। और अब यही रास्ता दोनों पक्षों के निशाने पर आ गया है। 70%, जी हाँ, जंग शुरू होने के बस कुछ ही दिनों के अंदर इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों की संख्या में 70% की गिरावट आ गई। हुआ ये कि बीमा की कीमतें आसमान छूने लगी और जहाज़ों का वहां से गुजरना लगभग नामुमकिन हो गया। तो अब लड़ाई सिर्फ सैन्य ठिकानों तक नहीं रही, अब सीधे सीधे ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले हो रहे हैं। और जवाब में ईरान ने भी धमकी दे दी है कि अगर ये सब नहीं रुका तो वो खाड़ी देशों के तेल संयंत्रों को निशाना बनाएगा। तो सवाल उठता है कि इस एनर्जी वॉर का हम सब पर क्या असर पड़ेगा। कई लोग इसकी तुलना 1973 के तेल संकट से कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये संकट उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फर्क समझिए,
1973 में क्या हुआ था? तेल उत्पादक देशों ने राजनीतिक कारणों से तेल की सप्लाई रोक दी थी। मतलब एक राजनीतिक फैसले से उसे दोबारा शुरू किया जा सकता था। लेकिन आज तेल संयंत्रों, पाइपलाइनों और बंदरगाहों को तबाह किया जा रहा है, उन्हें नष्ट किया जा रहा है, और इन्हें रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता। और इसका असर सिर्फ पेट्रोल की कीमतों तक ही सीमित नहीं रहेगा। नहीं, खाने पीने की चीजें, प्लास्टिक और हाँ, हमारे घरों को गर्म रखने वाली ऊर्जा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। ये एक ऐसा संकट है जो हर किसी की जिंदगी पर असर डालेगा। इस संकट को और गहराई से समझने के लिए चलिए भारत का उदाहरण लेते हैं, एक ऐसा देश जो इस पूरे तूफान के ठीक बीच में फंसा हुआ है। देखिए, भारत के लिए ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकट है। क्यों? क्योंकि खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, काम करते हैं। भारत की पूरी एनर्जी सप्लाई और व्यापार इसी रास्ते से होता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात, भारत के पास सिर्फ 45 दिनों का तेल भंडार बचा है। ये जो कहावत है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक कड़वी सच्चाई बताती है कि देश सही या गलत के आधार पर फैसले नहीं लेते, वो फैसले लेते हैं अपने हितों के आधार पर। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन होता है, या फिर होते हैं तो सिर्फ स्थायी हित? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये दुनिया आखिर चलती कैसे है।